कैरेक्टर को लेकर? थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन. मैं बताना चाहती हूँ अगर तुम ना होते के बारे में कि इट्स अ रोमांटिक, ऑफ कोर्स इट्स अ रोमांटिक स्टोरी, इट्स अ रोमांटिक सागा, बट एट द सेम टाइम इट हैज़ अ लॉट ऑफ इंटेंस ड्रामा इन इट. एंड जो सबसे खूबसूरत बात है शो के बारे में दैट कभी भी कोई भी रिलेशनशिप होता है, सो यू नो देयर इज दिस वन पर्सन आउट ऑफ द टू हु डज नॉट गिव अप, जो सामने वाले को मोटिवेट करता है, तो कहता है कि हाँ यू नो आप अपने आप पे भी भरोसा रखो, आप मुझ पे भी भरोसा रखो, एंड दैट्स हाउ द रिलेशनशिप कंटिन्यूज. सो वी हैव ब्यूटिफुली शोन दिस डायनामिक इन द शो. एंड ऑल्सो आई फील दैट नर्स और पेशेंट की एक स्टोरी कभी भी टीवी पे इससे पहले एक्सप्लोर नहीं की है. सो इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट and by everybody who's the whole team, they've put in so much of efforts. Mahesh sir, Jatin sir, Piyush sir. So and the best part is that it's not been explored before. So this is going to be new, it's going to be novel, and I'm very sure it's going to be very exciting also for all the audiences. Thank you. हिमांशु जी आपके सामने, गुड टू सी यू. ठीक सामने आपके. हाँ. अब तक हमने आपको माइथोलॉजिकल शो में देखा. बहुत दूर बैठे हैं आप तो यार. हाय. हाँ. अब हम आपको यहाँ इंटेंस में देखेंगे, थोड़ा इंटेंस लव स्टोरी देखेंगे, तो कितना डिफरेंट रहता है एक किरदार से बाहर आकर नाउ इस तरह के किरदार में अपने आप को प्रिपेयर करना है, कितना कैसा रहा आपके लिए? यार मुझे ऐसा लगता है कि किरदार कोई भी हो वो डिफ़िकल्टी होता है. चाहे वो आपने बोला कि मैंने बहुत सारे माइथो शोज़ किए हैं, हिस्टोरिकल शोज़ किए हैं, बट जो ये शो है अगर तुम ना होते, मतलब इसमें बहुत सारी ऐसी लेयर्स हैं एक एक्टर को जो चाहिए होती है, क्योंकि मेरा कैरेक्टर नहीं है, इतना बेंट्रिश नहीं हूँ मैं, इतना ज़्यादा एनर्जेटिक अपनी लाइफ में वैसे हूँ, बट किसी से भी मैं इतना नॉर्मली बात नहीं करता हूँ, मतलब डायरेक्ट जा कर के मैं बात करूँ बस. बट इस शो के अंदर मैं किसी से भी, चाहे वो नियति हो, चाहे हमने किसी, अगर जैसे जूनियर आर्टिस्ट भी बहुत सारे काम करते हैं, उनका भी अगर कोई कैरेक्टर है, तो ये जो लड़का है अभिमन्यु, ये ऐसा है कि ये सबसे बहुत कामली हंसते हुए हंसाते हुए बात करता है. तो वो चीज़ मेरे को अपने अंदर डालनी थी. बाकी जो शो लिखा है, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तीनों जने यहाँ बैठे हैं, पीयूष जी, जतिन और महेश भाई. तो महेश भाई से बहुत सारा नरेशन मैंने लिया कि किस तरीके का ये कैरेक्टर होना चाहिए और आप क्या देख रहे हो, स्विच ओवर्स क्या होने चाहिए इसके, वो कैसे बदलेगा, क्योंकि एक ही इमोशन में वो नहीं बदलता है. कोई भी एक्सट्रीम इमोशन उसे जब हर्ट करता है तो वो किसी भी सिचुएशन में जा सकता है. वो एंगर भी हो सकता है, इमोशनली हर्ट भी हो सकता है वो खुद. तो ऐसे बहुत सारी लेयर्स है. तो ऑफकोर्स यार माइथोलॉजी में 25 किलो का सामान पहन के करना तो सभी पड़ता है, बट डिफ़िकल्ट उसमें मेरे को ये था कि वहाँ मेरे को बहुत सारा सामान पहन करके फिर एक्ट करना पड़ता था. इसमें मैं थोड़ा सा फ्री था, तो मैं और ज़्यादा सोच पाया इस कैरेक्टर को कैसे निभाऊं. और उसमें मतलब 70-80% तो महेश भाई का योगदान है. उन्होंने लिखा ही ऐसा है कि पढ़ते ही समझ में आता है, अच्छा ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे होगा. तो बस थोड़ी सी, बस यही सब यार मेहनत है थोड़ी सी, बाकी तो. हाय, रूना हियर. मैं निर्माताओं से पूछना चाहती हूँ, गाना बहुत सुंदर बनाया है, ये नाम क्यों रखा गया और ये गाना गाया किसने है? तो ये टाइटल तो खैर ऑब्वियसली हम सब ने जैमिंग सेशन किया था, जयती हैं, प्रभजोत हैं, जतिन, पीयूष, हम सब ने किया था, तो उसमें से एक टाइटल निकल के आया था. पर गाने का पूरा क्रेडिट एक्चुअली तो जतिन को जाता है, क्योंकि जतिन ये गाना ले आया, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक लव स्टोरी बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक सॉन्ग जो बेसिकली वो शो की पहचान बने. और ये गाने की रिकॉल वैल्यू इतनी बड़ी है, इतना बड़ा हिट सॉन्ग है वो, कि हमें लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये गाना आप सुनिए प्लीज़. आप भी वो ऑन होगा और लोग एक्चुअली उसको एंजॉय करना शुरू कर देंगे. वो चाहे कोई भी जनरेशन हो, हमसे पहले वाली जनरेशन हो और हमसे आगे वाली जनरेशन के लिए ही हमने इसको री रिकॉर्ड किया, थोड़ा सा उसको रीस्टाइल किया उस तरह से. एंड अल्तमाश, आई थिंक सो, ही इज़ द सिंगर बेसिकली जिन्होंने ये गाना गाया है. हेलो सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा महेश पांडे जी से. ये जो जी टीवी का शो है आपका, ये हमने देखा है कि बाकी शोज नॉर्मली सास बहू जैसा आपने बताया होते हैं, बट ये काफ़ी डिफरेंट कंसेप्ट है, यूनिक कंसेप्ट है, और आपने इसमें एक ट्विस्ट भी रखा है, थ्रिलर एज इन, जो बाद में आप रिवील करेंगे. तो मैं ये पूछ सकती हूँ, ये जो ट्विस्ट है ये पुनर्जन्म को लेके कुछ है? नहीं, नो पुनर्जन्म, जो भी हो रहा है इसी जन्म में हो रहा है.
तो काइंडली आप एक हिंट दे सकते हैं छोटा सा, जो ट्विस्ट आप बोल रहे हैं नहीं, नियति। देखिए वो तो नहीं बोल सकता, पर तो जी मेरे को ही हटा देगा। तो बेसिकली देखिए कहानी बेसिकली सिंपल है। एक तड़के की आदत हो चुकी है हिंदुस्तान की ऑडियंसेस को टीवी देखते वक्त, ठीक है ना। अगर हम उनको सीधा सीधा शो बताने जाएंगे कि ये कहानी थी और ऐसा था, तो ऑब्वियसली वो कोई देखता नहीं है बेसिकली। और आजकल की व्यूइंग बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो ऑब्वियसली एक एंगल है थ्रिल का इसके अंदर, थ्रिल इन टर्म्स ऑफ एक सस्पेंस है, थ्रिल नहीं बोलूँगा, एक सस्पेंस है कहानी के अंदर कि जो इसकी दिमागी प्रॉब्लम हुई है अभिमन्यु की, हिमांशु की, वो क्यों हुई है। और वो एक सवाल का पता लगाने की जो जर्नी है वो आफ्टर द मैरिज स्टार्ट होती है। जब इनकी शादी हो जाती है उसके बाद वो जर्नी स्टार्ट होती है कि जिसमें शी स्टार्ट्स फाइंडिंग आउट दैट कि मेरे हस्बैंड को एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो हुई है ना वो पर्टिकुलर वजह से हुई है और उसके पीछे कोई है। तो वो उसके पीछे कोई अपना है, कोई पराया है, कोई और है, वही कहानी है। और मेनली हमारा फोकस, क्योंकि इस शो के हमने एक्चुअली 3 ड्राफ्ट लिखे थे। तो पहला वाला सुपर थ्रिलर था, ठीक है। दूसरा वाला सस्पेंस थ्रिलर था, तो किसी में रोमांस आ ही नहीं रहा था। तो तीसरा ड्राफ्ट जब हमने लिखा तो एक्चुअली इसके पीछे की एक कहानी भी है कि ये एक्चुअली वी आर वर्किंग ऑन दिस स्टोरी फ्रॉम लास्ट लाइक 3 years। 3 years से वी आर एक्चुअली इन टच विथ जी एंड जी की टीम के साथ हैं। तो 2018 से बेसिकली हम इस शो की कहानी बना रहे हैं। और फाइनली लास्ट लॉकडाउन में जब सब खाली बैठे थे घर पे, तो तो वहाँ से फिर एक युवराज सर जो है उनकी तरफ से एक लाइन आई थी, एक मेल आया था कि हमें इस जोन में शायद इस कहानी को देखना चाहिए। फिर हमने उस कहानी को डेवलप किया, सबने मिलके एक जोर लगाया। तो फाइनली हमने उसको तोड़ लिया कि हमें क्या करना है एक्चुअली इस कहानी के अंदर। तो सस्पेंस है, जैसा आपके सवाल का जवाब है। अभिमन्यु से जुड़ा हुआ एक राज है जिसके बारे में बेसिकली नियति पता लगाएगी इवेंचुअली। तो वो उसके बाद आगे जो कहानी चलेगी वो चलेगी। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हिमांशु सर। आपने पहले जैसे कि एक जन ने पूछा माइथोलॉजी में ये किया है, तो ये जो आपका शो है अगर तुम ना होते, उसमें आपका थोड़ा एक एंग्री यंग मैन वाला लुक दिखाई दिया गया है। तो अब मैं जानना चाहूँगी जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं बाकी सबसे तो काफ़ी अलग है, तो कुछ डिफिकल्टीज आई? क्योंकि आपका जो मैंने सुना है रियल कैरेक्टर भी थोड़ा ऐसे ही है। रियल जो आपका नहीं, वो एक्चुअली मेरी वाइफ बोलती रहती है ऐसे, आप उसको सीरियसली मत लो। okay. वो हमेशा बोलती है मुझे कि तू राम करा था लेकिन तू रावण है जी। तू बुद्ध किया तू अंगुली माल है। वो हमेशा बोलती है, वो जस्ट फन था, मैं ऐसा नहीं हूँ। हाँ, लेकिन गुस्सा किसको नहीं आता, सारे रस होते हैं उसमें 9। और जो जिसकी भी शादी हो गई है उन्हें पता होगा कि वाइफ तो कुछ भी बोल सकती है ना, उसे छूट है, वहीं से पता लगा होगा आपको। नो ऐसा नहीं है, मैं इतना थोड़ा सुलझा हुआ हूँ अपनी लाइफ में, इतना उलझा हुआ नहीं हूँ जितना अभिमन्यु है। और वो जो थ्रिल पार्ट है वो अभिमन्यु का वही वाला फेज है जब उसको कुछ भी एक्सट्रीम इमोशन हर्ट करता है, उसके दिमाग पर इतना ज़्यादा ज़ोर से असर करता है कि वो ब्लैंक हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ। और जो कुछ भी करता है जब वो वापस नॉर्मल होता है तो वो सब कुछ भूल चुका होता है। तो मतलब सब लोग ही थ्रिल है इसमें कि ये हो क्या रहा है इसके साथ, क्या चल रहा है, मतलब कल तो ऐसा था आज ऐसा कैसे हो गया एकदम से। तो थोड़ा सा है डिफिकल्ट रहा भी, और शायद अभी भी हम उसको और बेटर करने की कोशिश ही कर रहे हैं एज एन एक्टर। मतलब मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि और कैसे मैं उसको बेटर कर सकूँ, क्योंकि अभी तो 1-2 इमोशन ही आए हैं जो थ्रिल वाले हैं। अभी और आगे जैसे जैसे महेश भाई की कलम चलती रहेगी मेरा और ज़्यादा स्ट्रगल चलता रहेगा इस कैरेक्टर को और अच्छा बनाने के लिए। थैंक यू। Hi Anita, my question is to you. So first of all, congratulations for this show. Thank you. And promo में जितना हमने देखा, it's not a normal relationship which you are sharing with your on-screen son. So anything which you want to say about your character and किस तरह का रिश्ता आपके बेटे के साथ देखने मिलेगा शो में? मैं सॉरी इसके स्टेप मॉम हूँ, बट आई एम अ वेरी पॉजिटिव स्टेप मॉम, नॉट लाइक जैसे सीरियल्स में दिखाई जाती है। बहुत ही प्यारा रिश्ता है बेटे के साथ। इट्स मोर ऑफ अ फ्रेंड रादर देन मॉम। एंड इससे ज़्यादा मुझे लगता है आप लोग देखें तो ज़्यादा मज़ा आएगा, फिर सब कुछ बताने का फ़ायदा नहीं है। क्या बात है, राइट? उसी के लिए बना भी रहे हम, तो आई गेस यू गाइज आप लोग फीडबैक दीजिए हमको देख के।
हेलो यस मेरा क्वेश्चन हिमांशु सोनी एंड सिमरन कौर से है कि आप दोनों का ये पहला शो साथ में है जी। तो कैसी बॉन्डिंग रही, कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये बहुत अच्छी रही मेरी तो मतलब जब तक मेरे को ऐसा लगता है आपका को एक्टर 100% नहीं देता तो आप भी 100% परफॉर्म नहीं कर पाते हो। और वो कहीं ना कहीं जब भी हम सेट पर होते हैं तो वो भी पहले से इतनी प्रिपेयर होकर आती है किसी भी सीन को करने के लिए कि जब गिव एंड टेक जो होता है एक किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वो रिएक्शन चाहे उसका ओएस हो चाहे मेरा हो तब भी वो अगर उसी फ्लो से देती है उसी एनर्जी के साथ देती है तो बहुत अच्छा है। तो यार अभी तक तो मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। हाँ No, I also would like to say about this that Himanshu is so sweet and he's so supportive. In fact, and it's a teamwork. So, जब भी हमारे scenes होते हैं उसके पहले he's like let's rehearse. So it's very important, you know, when you're so dedicated towards your work and you're so passionate about it. So and he supports so much. So that's a very very sweet factor about him. Thanks to you too. Thank you. हेलो महेश जी मेरा सवाल आपसे है। अच्छा सवाल आया था। हाँ देखिए एक मेंटल इशू है जो जिसको हम एक्चुअली शब्द नहीं देना चाहते बट एक दिमागी प्रॉब्लम है। जैसे हिमांशु ने बहुत ही क्लियरली कहा कि अगर किसी भी तरह के वो एक्सट्रीम इमोशन से गुजरता है तो एक सेकंड के लिए वो फेज आउट हो जाता है, अपने नॉर्मल उस थॉट से बाहर आ जाता है। और वो एक कहीं ना कहीं बहुत ही टेक्निकलिटी जो है वो आपको इवेंचुअली जब आप शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो है। हम बहुत सेंसिटिव तरीके से उसको डील ज़रूर कर रहे हैं बिकॉज पीपल आर देयर जो इस तरह की किसी तकलीफ से गुजरते हैं। तो हमने उस चीज़ का हमने ध्यान रखा है कि हम थोड़ा सेंसिटिव इस चीज़ को डील करें क्योंकि हॉस्पिटल और एक नर्स और एक पेशेंट जैसे आपने नियति का देखा वो बहुत विजुअली थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है टीवी व्यूइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हमने बहुत मेक श्योर किया है कि थोड़ा इसलिए नियति शायरी कर लेती है, नियति हंस लेती है, बात कर लेती है और दूसरे की तकलीफ समझ जाती है। ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक नहीं है नियति। अगर आप देखें तो पूरा ओवर ड्रामेटिक अभिमन्यु ही है, ठीक है ना। जो भी करता है एक्सट्रीम में करता है। बारिश में कौन बैठ के चाय पीता है, मतलब वो बारिश में भीगता है और कौन चाय पीता है बैठ के मोहल्ले में। इतना करोड़पति आदमी है कि हॉस्पिटल खरीद सकता है लेकिन फिर भी एक चाय के डब्बे पे टपरी पे खड़े होकर बैठ के वहाँ पे एक लड़की को छतरी उतारते हुए देख रहा है। थोड़ा सा ओवर ड्रामेटिक है। मुझे लगता है लवेबल कैरेक्टर है अभिमन्यु। और नियति थोड़ी सी, मैं अगर ये कहूँ तो ये राम है और वो कृष्ण है। अगर मैं बहुत सिंपल से कोई मर्यादा है इनके अंदर, एक वचन जो दिया है उसको निभाने की ताकत है और वो कृष्ण है। वो कभी भी कोई भी रूप ले सकते हैं लेकिन जो भी करेंगे सही करने के लिए ही करेंगे। मतलब वो अपने जाने में तो अपने उस जोन में भी वो अपने आप को हर्ट कर सकता है लेकिन वो सामने वाले को पूरी कोशिश करता है कि वो हर्ट नहीं करे जब तक वो उसके पर्सनल स्पेस में नहीं आ जाए। तो हम उस तरह से हम उसको टैकल कर रहे हैं। मैं अभी ये भी देख रहा था, मुझे लग रहा था बैकग्राउंड मुंबई का दिखा रहे हैं जी, महानगर से रिलेटेड कहानी लग रही है। 35% महानगरों में लोग विवर्स रहते हैं और 65% छोटे शहरों में। तो आपकी कहानी उन 65 के लोगों के बीच में कैसे पहुंच पाएगी, उनके दिलों में कैसे जगह बना पाएगी, क्या ट्विस्ट है इसमें? तो देखिए मैंने जैसे कहा कि कहानी जो है मुंबई से शुरू ज़रूर हो रही है लेकिन जा तो उत्तर प्रदेश ही रही है। इवेंचुअली शादी करके ये उत्तर प्रदेश में ही शिफ्ट होगी कहानी। पहला पॉइंट जो टेक्निकल आंसर हम उसको करना चाहे तो ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से टीवी आजकल हो चुका है कि हम बहुत ही रिलेटेबल स्पेस में लिखने की कोशिश करते हैं या शो को बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो थोड़ा पैन इंडिया ऑडियंस को थोड़ा अपील कर सके। तो हम ये सोच के तो नहीं लिखते हैं कि बम्बई वाला देखेगा या दिल्ली वाला देखेगा, भले कलकत्ता वाला ना देखे, ये तो नहीं होता है। सोच तो वही होती है। और आजकल टीवी का सबसे ज़्यादा जो खपत जिसको आप बोलते हैं, जो टीवी सबसे ज़्यादा देखी जा रही है वो Tier 2 Tier 3 में देखी जा रही है। तो ऑब्वियसली वो चैनल की तरफ से भी हमें फीडबैक मिलता रहता है कि हमें इस जोन में जाना चाहिए बिकॉज उनकी एक रिसर्च टीम होती है जिसकी तरफ से वो सारी चीज़ हमें मिलती रहती है। तो पूरी कोशिश की है कि वो आम जनता, एक जो यूपी, बिहार, गुजरात के अंदर के जो इंटीरियर्स हैं उनको भी ये शो समझ में आए और उनको भी लगे कि हाँ ये एक तकलीफ है, जो तकलीफ शायद किसी भी इंसान के साथ घट सकती है। और उसके अगल बगल की जो हमने दुनिया बनाई, जैसे आप एक माँ देखते हैं, माँ का इमोशन चाहे वो मुंबई हो चाहे वो बेतिया हो तो कहीं का भी हो, इमोशन माँ का सेम ही होता है,
ठीक है, एक पत्नी का इमोशन पूरे हिंदुस्तान में मेरे को लगता है कि वो एक आदत, एक सोच बहुत क्लियर है कि माय हस्बैंड इज माय वर्ल्ड, बेसिकली जो थॉट है, तो वो पत्नी का इमोशन वही है। और वो पति की भूमिका में जब वो करेंगे तो वो भी वही करेंगे जो एक आम पति करता है। तो रिलेशनशिप जो है हमने उसको बहुत ही ज़्यादा हमने पैन इंडिया बनाने की कोशिश की है, जहाँ आज भी हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ताकत ही है रिश्ते जो हम बनाते हैं बेसिकली। तो हम और टीवी भी चलता है उन्हीं रिलेशनशिप के ऊपर ही चलता है। टीवी ज़्यादा ड्रामों पे और इन सब पे चलता है नहीं, बिकॉज देखने वाले भी जो लोग होते हैं वो शायद अपने आप को उसके साथ को रिलेट कर पाते हैं उस इमोशन के साथ, इसलिए लोग टीवी इतने ज़्यादा देखते हैं। तो उसका बहुत ही स्पेशली ध्यान रखा है कि वो जो 65% ऑडियंस है वो ना छूटे। 35 छूटती तो छूट जाए कोई टेंशन नहीं है, 65 नहीं छूटे सर। हाय, दिस इज रिद्धि फ्रॉम टेलीचस्का। सो मेरा आप सबसे ये क्वेश्चन है कि इस शो के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हो ऑडियंसेस को? प्यार बहुत बड़ी चीज़ है, प्यार बहुत बड़ी ताकत है, और प्यार के अलग अलग रूप होते हैं। कभी आपने एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रूप में देखा, एक पति पत्नी के रूप में देखा, लेकिन एक डिफिकल्ट सिचुएशन में भी प्यार कैसे सरवाइव करता है। कि बहुत सारे हमने रिश्ते देखे कि भाई शादी के बाद पति पागल होता है, तो भाई पति या पत्नी में से कोई एक दिमागी तौर से अगर आप खराब हो जाता है दिमाग, तो आप अलग हो जाते हैं लोग, ओके, क्योंकि वो बर्डन कोई लेना नहीं चाहता कि अब ये बोझ बन चुका है मेरे लिए या बोझ बन चुकी है मेरे लिए। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर शो दैट कि हम इसमें एक्चुअली प्यार में लोगों को हमेशा मरते हुए देखा है हमने। ये प्यार में लोगों को जीना सिखाएगी ये कहानी, कि लोग को प्यार में जीना कैसे, तकलीफ आई तो तकलीफ में लड़ना कैसे। तो ये शिद्दत है, ये प्यार है जो बांध के रखती है, रिश्ते की वैल्यू करती है। तो ये इस कहानी का एक्चुअली कहना हम यही चाहते हैं, चाहे वो माँ बेटे का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे मामा भांजा का रिश्ता हो, हर कोई इस कहानी के अंदर, नोबडी इज एक्चुअली अ विलन। अगर आप ये शो देखेंगे, इस शो के अंदर कोई वैम्प करके हुए आपको नहीं दिखाई देगी, बड़ी बिंदी लगा के ऐसी नहीं घूम रही है, ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ में कोई विलन नहीं होता। रियल लाइफ में हर आदमी अपने आप को जस्टिफाई कर समझता है कि ये रावण ने को भी अगर ये अंदाजा होता तो वो उतनी बड़ी गलती नहीं करता। रावण से बड़ा कोई प्रकांड पंडित नहीं था, लेकिन फिर भी वो गलत कर गया। तो वो हालात होते हैं जो इंसान को बेसिकली थोड़ा सा 19-20 जाते हैं, वो उसके नजरिए से सही है, लेकिन शायद हमारे नजरिए से वो गलत होता है। तो इस शो में कोई विलन नहीं है, इस शो के अंदर सिचुएशंस है, हम उस सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं, ये कहानी। महेश जी, क्या जो तकलीफ आपने दिखाई है, जो तकलीफ आपने जनरेट की है, उसका हल भी बताया वहां पे? हाँ सर। नहीं तो लोग इस शो को देख के उसी हल को ढूंढते रहे, डॉक्टरों को छोड़ दें। नहीं सर, हम उतने बड़े तो नहीं है कि हम इस तकलीफ का हल टीवी पे निकाल लें, लेकिन तकलीफ का हल बहुत देर बाद आएगा सर, अभी क्यों ढूंढना है, अभी चलने देते हैं शो, पहले तकलीफ देख लेते हैं। तकलीफ को जितनी जल्दी ढूंढा उतनी जल्दी लेटर आ जाएगा। थैंक यू। तो